हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर जो है पॉलिटिकल लेक्चर नंबर आई थिंक 7 या 8 कर रहे हैं। हाँ, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट फंडामेंटल राइट्स जो है आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। देखो, फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो आज हम जो है थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे और इसके बाद एक्चुअली 2 लेक्चर्स और लगेंगे फंडामेंटल राइट को एक कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखो, फंडामेंटल राइट जो हैं वो कुछ असेंशियल जो लिबर्टी और इंटाइटलमेंट्स दिए गए हैं, गारंटी किए गए हर सिटीजन्स को, किसने? कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के। ठीक है, इंडिया में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोवाइड करता है जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना, जो है जो असेंशियल है एक जो है हेल्दी और वेल डेवलप्ड जो है लाइफ जीने के लिए, है ना। कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, जो एक्सक्लूसिवली, और कुछ जो है वो बाकी को भी अवेलेबल, मतलब फॉरेनर्स को भी इंडिया में जो आते हैं। ठीक है, ये राइट जो है बेड रॉक है किसी की भी इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, है ना, किसी सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन से, है ना, इंश्योर करते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स। देखो ये जो है ना इंटीग्रल पार्ट है किसी भी जो है डेमोक्रेसी में। ठीक है, डेमोक्रेसी में, ठीक है, ज़्यादातर जो टोटलिटेरियन स्टेट्स होती हैं जैसे रशिया है या फिर चाइना है, वहाँ जो है इस तरह के पार्ट्स जो है अवेलेबल नहीं होते। बट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं पे भी एनीवेयर इन अ वर्ल्ड, है ना, सम ऑफ द राइट्स जो है वो जो है उनके जो है दे आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, दे आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो उनके लिए डेमोक्रेसी के लिए, जस्टिस के लिए, है ना, इक्वालिटी के लिए विद इन ए नेशन, एक नेशन के अंदर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो प्रिवेंट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल्स को कंट्री में। इन शॉर्ट वो क्या एम करते हैं? एक गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, कि किसी आदमी की कानून नहीं चलेगी, एक गवर्नमेंट, एक लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशंस की पावर्स चलेगी। ठीक है, वो जहाँ पे लॉ जो है सुप्रीम है, नॉट ए मैन, कोई किंग नहीं है सुप्रीम। ठीक है, कोई इंडिविजुअल नहीं है या कोई डिक्टेटर नहीं है सुप्रीम। दीज लॉज जो है वो प्रिवेंट करता है डिक्टेटरशिप ऑफ ए सिंगल मैन। ओके, तो कौन कौन से हैं वो? हमारे आर्टिकल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है आर्टिकल जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 ये लॉज हैं। ये जो है कुछ फंडामेंटल जो है 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, है ना, किसको? सिटीजन्स या फिर बाकी लोगों को भी। पहला देखो, राइट टू इक्वालिटी। देखो, राइट टू इक्वालिटी जो है 14 to 18 में ये है एक कि इक्वल, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन हो गया, फ्रीडम टू रेजिडेंस हो गया, इस टाइप के राइट से जो हम आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, है ना। 19 to 22 ये हो गए एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट, है ना। ठीक है, जैसे पहले होता था कि लेबरर आपके जो है एग्रीकल्चर फील्ड में एक जिम्मेदार के काम करता था और वो उसको जो है उसकी लेबर भी नहीं देता था, उसके पैसे भी नहीं देता था एट द एंड, है ना, स्लेवरी थी, है ना। दीज काइंड जो है इसको एक्सप्लॉइट किया जाता था इंसान को, तो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट है जो राइट जो 23 से 24 है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, 25 से 28 तक, कि तुम कोई भी रिलीजन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, है ना, उसके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको फ्रीडम है कुछ भी करने की, है ना। ये एक जो है सेकुलर कंट्री का जो है बेड रॉक है। इन ए सेकुलर कंट्री जो है डेमोक्रेसी भी हो सकती है बहुत सारी थियोक्रेटिक स्टेट्स में, है ना, बट वहाँ पे भी क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता है। लेकिन एक सेकुलर कंट्री में जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो होना बहुत ज़रूरी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तुम कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और फिर है 29 से 30 एक आर्टिकल है राइट टू कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, कि तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम उसको फ्रीली जो है उसको प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, तो और तुम्हारे एजुकेशन से रिलेटेड तुम्हें जो है फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। ठीक है, 29 to 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 32, है ना, कि अगर तुम्हारे ये जो है ये जो अबव राइट्स अगर वॉयलेट होते हैं तो तुम्हें ये भी एक राइट है, इट इज़ अ राइट इन इट सेल्फ टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, ये तो उन राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए तुम्हारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट इट, है ना, इन आर्टिकल्स का कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई अथॉरिटी नहीं होगी उनको इन्फोर्स करने के लिए उनके वायलेट होने पर, तो फिर उन आर्टिकल्स का फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो चलते हैं आगे। ओरिजिनली 7 आर्टिकल्स थे, अभी तो 6 है ना। ओरिजिनली जो है 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में रिमूव कर दिया गया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक जो था फंडामेंटल राइट था हमारे, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट।
इंस्टेड क्या किया गया कि उसको जो है लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है, कि आप मूव कर सकते हो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, है ना, और उसके वॉयलेशन पे, है ना, एक लीगल राइट है जो आर्टिकल 300A में डाला गया, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एट प्रेजेंट सिर्फ 6 जो हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच गए। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो, सम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ एक कंट्री के इंडियन सिटीजन्स हैं उनको अवेलेबल है, और कुछ जो है सभी लोगों को अवेलेबल हैं, चाहे वो सिटीजन हैं, फॉरेनर्स हैं, या कोई लीगल पर्सन है, या कोई कॉर्पोरेशन है, या कोई कंपनी है जो इंडिया में है, ठीक है। अब करते हैं ये राइट्स जो हैं, एक और बात है इस फंडामेंटल राइट्स की, ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है कि इनको कोई नहीं रोक सकता, ये होने ही होने चाहिए, नहीं, बट क्वालिफाइड, दैट दे शुड बी प्रोवाइडेड, नॉट एब्सोल्यूट। ओके, ठीक है, विच मीन्स कि स्टेट जो है इम्पोज कर सकती है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर, ठीक है, जैसे राइट टू प्रोटेस्ट अगर हो, है ना, फंडामेंटल राइट है ना, लेकिन स्टेट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर सेफ्टी में, पीस के लिए जो है इसे रोक भी सकती है कि नहीं किया जाएगा, समझे। तो एब्सोल्यूट नहीं है ना, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है, ये नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई रिस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तुम कुछ ऐसी बात नहीं कि दूसरे के रिलीजन के बारे में बोल सकते, है ना, है ना। तो फ्रीडम टू स्पीच जो है, स्पीच जो है एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, ठीक है। हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, वरना जो है आपको जो है आप केस हो सकता है ना, आपको जो है किसी को जो है डिफेम नहीं करना है। तो इस तरह से जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है, ये क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल नीड्स, जो सोसाइटल नीड्स हैं और एक इंडिविजुअल लिबर्टी है, उन दोनों को बैलेंस करता है, ठीक है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, नॉट एन एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। याद रखना, जब पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, नो, दे आर क्वालिफाइड। वहाँ पे कुछ स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज कर सकती है। ये जितने भी राइट्स हैं ये अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट है ना। आर्बिट्री एक्शन मतलब स्टेट जो है कोई सख्त एक्शन ले रही है विदाउट एनी, है ना, कॉज एंड, है ना, अननेसेसरी वायलेंस कर रही है स्टेट, तो उसके खिलाफ है ना। लेकिन कुछ जो हैं अवेलेबल है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के भी, स्टेट के अगेंस्ट तो है ही आर्बिट्री एक्शन, कोई भी स्टेट एक्शन ले रही है उसके खिलाफ में तुम लोग स्टेट के खिलाफ केस कर सकते हो, है ना, कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स जो है ये गवर्नमेंट वायलेट कर रही है। लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के भी हैं कुछ राइट्स, कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल तुम्हारा जो है तुम्हारे राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसके लिए भी है। कुछ राइट्स जो हैं वो नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं, है ना, वो प्लेस करते हैं लिमिटेशन अथॉरिटी ऑफ स्टेट पे, है ना, स्टेट पे लिमिटेशन करते हैं कि स्टेट ये काम नहीं करेगी, ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट ये थोड़े क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इन कैरेक्टर। कुछ जो है पॉजिटिव इन नेचर हैं, जो कन्फर करते हैं प्रिविलेजेस जो है इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल को कुछ प्रिविलेजेस देती है कौन, है ना, ये फंडामेंटल राइट्स। तो ये पॉजिटिव है इन नेचर में, है ना। ये राइट जो है इन्फोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32, ठीक है। तो फिर है अलो करता है सिटीजन को लीगल रेमेडीज लेने के लिए अगर वो वॉयलेट हो जाते हैं, समझे। अगर इफ दे आर वॉयलेटेड, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोर्ट जो है इसको इन्फोर्स कर सकती है। ही और शी, द फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेट, शी और ही कैन मूव टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर द वॉयलेशन ऑफ दोज आर्टिकल्स, ओके। और फंडामेंटल राइट्स है ना, ये इंश्योर करता है इंडिविजुअल को क्या है, एक्सेस टू जस्टिस, और होल्ड करता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल उसके एक्शन के लिए। कोई गवर्नमेंट एक्शन लेगी अननेसेसरी, है ना, या तो उसके खिलाफ क्या है, एक्शन लेगी, है ना। ये राइट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं और सेफ गार्ड करते हैं। सेफ गार्ड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है इनको सेफ गार्ड करता है अंडर आर्टिकल 32, है ना, और हाई कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल, बताना मुझे 200 कितना है, बताओ मुझे, ठीक है। हिंस जो एग्रीवेटेड पर्सन, मतलब पर्सन जो है जिसके जो है राइट्स जो है वो वॉयलेट किए गए हैं स्टेट या इंडिविजुअल के द्वारा, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है विदाउट नेसेसरली अपीलिंग अगेंस्ट जजमेंट इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जजमेंट देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में, वैसे आर्टिकल 226 जो है वो जो है उसके अकॉर्डिंगली बंदा पहले हाई कोर्ट में मूव कर सकता है ना, बट डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को जो है वॉयलेट किया गया है, ठीक है। जो ऊपर मैंने 6 राइट बताए उसमें से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को जो है रिलीजन जो है अपना कोई, अगर वो रिलीजन चेंज करना चाहता है ना, और जो है स्टेट या कोई इंडिविजुअल जो उसको मना कर रहा है, तो वो डायरेक्टली मूव कर सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इन्फोर्स के लिए कि मैं अपना रिलीजन चेंज करना चाहता हूँ,
मैं मुस्लिम से हिंदू होना चाहता हूँ, हिंदू से मुस्लिम होना चाहता हूँ, सिख से क्रिश्चियन होना चाहता हूँ, या क्रिश्चियन से सिख होना चाहता हूँ, है ना। और मैं या उसके प्रैक्टिस में, फॉर एग्जांपल कोई मंदिर जाने से आपको रोक रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। कोई आपको नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है, या तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते। हाँ, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट के द्वारा इनपुट की गई हैं, इंटीग्रिटी, कंट्री की फर्टिनिटी, या फिर कोई पीस प्रोग्रेस जो है लाइफ पे जो है, अगर इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो स्टेट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है उस पर डाल सकती है। ठीक है, ये राइट जो है वो सैक्रोसेंट और परमानेंट है। वो सैक्रोसेंट या परमानेंट, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, दे कैन बी रिमूव्ड। ये अमेंड किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस के द्वारा, है ना, प्रोवाइडेड कि जो अमेंडमेंट है वो वॉयलेट ना करे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो वॉयलेट नहीं कर रहा है, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, फंडामेंटल राइट, इसको नहीं रिमूव किया जा सकता। लेकिन बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स है जो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है तो उसको मूव किया जाता है। जैसे सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना, तो राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, अब समझो कि ड्यूरिंग जैसे नेशनल इमरजेंसी है, बहुत सारे राइट जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा जो गारंटेड होते हैं, एक्सेप्ट के आर्टिकल 20 और 21। हम पढ़ेंगे क्या है 20 और 21। ठीक है, 20 और 21 के अलावा जो बाकी राइट्स हैं वो जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है, अगर किसी कंट्री में, किसी स्टेट में या किसी जगह पे नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उन्हें जो है क्या कर दिया जाता है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया जाता है कि तो ये राइट जो है परमानेंट या सैक्रोसेंट नहीं है। पार्लियामेंट जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या एब्रोगेट कर सकती है इन एप्लीकेशंस को ऑफ दीज राइट्स एज ए मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए, या पैरामिलिट्री के लिए, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी या एनालॉगी सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज में लोग हैं इनके लिए जो है फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, है ना, समझे, ऐसी चीज़ों को जो है, उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, क्योंकि वो जो है जैसे बहुत सारे इंटेलिजेंस सर्विसेज में या पुलिस में या पैरामिलिट्री लोगों को, इनके लिए आर्टिकल कौन सा 33 प्रोवाइड करता है। या किसी ऑपरेशन में मार्शल लॉज जब किसी एरिया में लग जाता है, मार्शल मतलब आर्मी रूल है ना, आर्मी रूल जब किसी एरिया में लगता है ड्यू टू कोई भी इंस्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगता है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर में है ना, तो एप्लीकेशन जो इन राइट्स के हैं उन्हें भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, आर्टिकल 34 के अंदर है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे, है ना। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, कुछ जो हैं राइट्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं, है ना। जैसे क्या है कि राइट टू लाइफ डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है ना, उसको कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं। कुछ राइट्स होते हैं जो इन्फोर्स किए जाते हैं कानून बनाकर, है ना, जैसे आर्टिकल 17 था अनटचेबिलिटी, है ना, अनटचेबिलिटी है कि नहीं, है कि नहीं। तो अनटचेबिलिटी के लिए एट्रोसिटी एक्ट पास किया गया है ना, कि इसको जो है बॉन्डेड लेबर पास किया गया है ना, राइट टू बॉन्डेड लेबर, है ना, बॉन्डेड लेबर पे जो है कानून पास किया गया है ना। अच्छा, फिर जैसे उस पे है क्या बोलते हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स पे जो है कानून पास किया गया कि कोई नहीं होगा, है ना। फिर जैसे वो था बोले अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, है ना, जिसको बाद में जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो कर दिया गया, पास किया गया। तो उन जो आर्टिकल, उन फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 17 के अंदर था, उसको क्या करने के लिए, उसको जो है उसको लेजिटिमेसी देने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, है ना, बहुत सारे कानून पास किए जाते हैं, क्या नहीं। ठीक है, ओनली पार्लियामेंट कैन इनेक्ट सर्टन लॉ रिगार्डिंग दिस राइट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द नेशन। तो फंडामेंटल राइट्स को जो है सिर्फ जो है कौन, पार्लियामेंट करता है, कोई स्टेट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी होता कि थ्रू आउट द कंट्री में, एक स्टेट कुछ और पास कर देगी, दूसरी स्टेट कुछ और पास होगी, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, और यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो एक डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया में जो है इट्स अ वेरी डेंजरस कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम समझते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या है, देखो आर्टिकल 12 जो है टर्म जो है स्टेट, ऊपर हमने कई बार वर्ड पढ़ा है स्टेट, है ना, पार्ट 3 में जो आता है कि स्टेट के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या स्टेट कोई एक्शन लेगी, आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट, है ना, हर जगह स्टेट्स का यूज़ हुआ है ना, कहीं पे प्राइवेट इंडिविजुअल तो कहीं पे स्टेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मूव कर सकता है ना। तो क्या डेफिनेशन है स्टेट की, जो पार्ट 3 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स की,
अकॉर्डिंगली जो स्टेट जो वर्ड है वो इंक्लूड करता है क्या, कोई भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके मिनिस्टर्स है ना। तो पार्लियामेंट जो इंडिया की है, लोकसभा राज्यसभा है, उनके जो मेंबर्स हैं, एमपीज है ना, स्पीकर है ना, वो सब क्या इसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आता है। दैट इज एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स जो है यूनियन गवर्नमेंट के, है क्या नहीं। फिर है कि गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, स्टेट की है ना, उसके जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं स्टेट के है ना, अगर ये जो है कोई भी फंडामेंटल राइट वोलेट करते हैं तो ये भी स्टेट में आते हैं। कोई लोकल अथॉरिटी, पंचायत राज है ना, म्यूनसिपलिटी है ना, ठीक है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, कोई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है कोई, या जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है स्टैच्यूटरी जो थ्रू एक्ट बनी हुई हैं, या नॉन स्टैच्यूटरी या थ्रू कोई विदाउट एक्ट बनी हुई हैं अथॉरिटीज़, जैसे LIC में भी है ना, ONGC, कोई भी पब्लिक जो है, पब्लिक कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर है ना, या एड बाई गवर्नमेंट है ना, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेट, ठीक है, वो स्टेट का पार्ट है ना, ठीक है। तो मूव कर सकता है बंदा किसके बाद, वॉयलेशन के राइट पे स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 12 में जो है स्टेट की डेफिनेशन में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। देखो लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, देखो जब मैंने आपको बताया अगर लॉ कोई जो है, कोई लॉ जो है वोलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो वो जो है इंडिविजुअल जो है मूव कर सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। कौन से लॉ, देखो आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 है, ये जो है वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी लॉ जो है इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, कि कोई लॉ जो है पार्लियामेंट पास कर रही है फॉर एग्जांपल है, और वो किसी न किसी फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लॉ पास कर दिया गया कि मुस्लिम रिलीजन या हिंदू रिलीजन या कोई एक रिलीजन जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, दे विल बी है ना, दे विल बी कंसिडर्ड सुपीरियर, बाकी जो है वो उसके बाद आएंगे। तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को क्या कर रहा है, वोलेट कर रहा है ना, सेकुलरिज्म को वोलेट कर रहा है, एक फंडामेंटल राइट है जो है ना, तो वो लॉ जो है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट क्या है स्ट्रक डाउन कर देगी, ठीक है। जैसे NGC बनाता है ना, नेशनल जुडिशल वो कमेटी, जिससे जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है नॉमिनेट किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट ने 2019 में जो है उसको जो है स्टक डाउन कर दिया, उसको कहा गया कि ये जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो है वो क्या कर रहा है, वोलेट कर रहा है। तो आर्टिकल 13 जो है वो क्या एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आगे बढ़ेंगे क्या होता है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो है उसको जो है क्लियरली एक्सप्रेस करता है कि जो राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहे हैं किसी तरीके से भी, वो इनवैलिड होंगे, वो डेरोगेशन में है, इनकंसिस्टेंट है, वो वॉइड होंगे, उन्हें जो है स्टक डाउन कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा हथियार है कि जब पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है और उस पर अगर कोई जो है रोक टोक दिखाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को चेक करेगी, ठीक है, क्या वो लॉ जो है किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वोलेट कर रहा है, क्या वो लॉ जो है फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसे क्या किया जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू है ना, तो और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, ठीक है। आर्टिकल 32 एंड 226 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि जुडिशियल रिव्यू की किसी भी एक्ट की जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। देखो लॉ जो टर्म है ना आर्टिकल 13 में, उसमें क्या क्या आता है, जो जिस पे डिक्लेयर किया जाता है वो जो वॉइड ऑन अ ग्राउंड के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। तो लॉ में जो है देखो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है कर सकता है। देखो पहली चीज़ लॉ में आती है कि एक परमानेंट लॉ जो इनेक्ट किया गया है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा कोई परमानेंट लॉ पास किया गया हो, है ना। फॉर एग्जांपल जो पीछे एग्रीकल्चर लॉज पास किए गए थे, है ना, अगर वो फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहे होते हैं ना और सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं ना और सुप्रीम कोर्ट उसे स्टक डाउन कर सकती थी। कोई भी रिसेंटली लॉ पास किया गया हो, है ना, टेम्परेरी लॉ जैसे ऑर्डिनेंस, परमानेंट लॉज तो पार्लियामेंट को, टेम्परेरी लॉज भी पास किए जाते हैं, ऑर्डिनेंस है ना, प्रेसिडेंट जो या स्टेट गवर्नर जो अंडर जो है एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस जो पास करते हैं ना, जब जो है वहाँ की स्टेट असेंबली या फिर लोकसभा जो है और या फिर राज्यसभा जो है सेशन में नहीं होती है ना, वो ऑर्डिनेंस भी जो है सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट की इनकंसिस्टेंट हो,
ठीक है, या स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाईपास, रूल, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन, किसी टाइप का भी जो है उसको जो है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट, तो उसे स्ट्राइक डाउन करें। कोई नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ जैसे कस्टम और यूजेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, कोई कस्टम है ना, कोई लोकल कस्टम है ना जो क्या कर रहा है, कोई लोकल कस्टम है, फॉर डावरी जो है कोई कस्टम है ना कि दहेज देना ही देना है ना, बट वो अगेंस्ट है राइट टू लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, लिबर्टी के अगेंस्ट है ना, तो उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। समझे, समझे कि नहीं समझे? कोई भी कस्टम है ना। आर्टिकल 13 देखो, आर्टिकल 13 जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन आर्टिकल। इसके बिना जो है ना, इसके बिना फंडामेंटल राइट्स की जो है वैल्यू कुछ नहीं, इन किसके बिना। यही जो है ये बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। देखो आर्टिकल 13 प्रोवाइड के दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। ये प्रोवाइड करता था कि जो फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है क्या है, वो फंडामेंटल राइट क्या है, नहीं है। अब ये सोचने की बात है कि नहीं बात है कि आर्टिकल जो 13 है क्या है, वो डिक्लेयर करता है कि ऑल लॉ दैट आर इन, आर्टिकल 13 एक्चुअली क्या डिक्लेयर करता है कि जितने भी लॉज जो हैं इनकंसिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो जो है, इधर थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसको रहने दो, वो जो है वो उनको वॉयलेट करने पे जो है क्या हो सकता है, स्टक डाउन हो सकता है ना, वो जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की। अब देखो आर्टिकल 13 में एक वाइड कॉनोटेशंस है ना, वाइड कॉनोटेशन है कि परमानेंट लॉज है ना जितने भी हैं बाकी सारे, लेकिन आर्टिकल 13 ये भी डिक्लेयर्स दैट कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है वो फंडामेंट, वो जो है वो क्या है, वो लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके अगर कोई चीज़ बनी है तो वो लॉ नहीं है, इट इज़ नॉट ए लॉ। लेकिन अंटिल 1973 तक ये चीज़ जो थी, अंटिल 1973 तक ये चीज़ मानी जाती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ नहीं है ना, और ये चैलेंज भी नहीं हो सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर लॉ ही नहीं है तो आर्टिकल 13 है ना जो डिक्लेयर करता है लॉ कैन बी चैलेंज है ना, तो क्या है, ये चैलेंज ही नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट में अगर ये वायलेट करे फंडामेंटल राइट्स को, है ना, क्योंकि ये कोई कानून थोड़ी है कि जिसको चैलेंज कर दिया जा सके ना। ऊपर हमने देखा था कि इसमें जो है कहीं पे है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्टैट्यूटरी टेम्परेरी ऑर्डिनेंस है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में 1973 में ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकता है इस ग्राउंड पे कि वो वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स। तो 1973 के बाद जो है क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। ओके, समझे कि नहीं समझे? समझे? अब देखते हैं राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आती है। राइट टू इक्वालिटी, देखो राइट टू इक्वालिटी जो है ना एक फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जिसे अंदर डिटेल प्रोविजन रिलेटेड टू कंटेनिंग आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म द कॉर्नर स्टोन जो जस्टिस और फेयरनेस का सोसाइटी में। अगर सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होगी तो सोसाइटी में जस्टिस और फेयरनेस कहाँ से आएगी? ये जो है ये ट्रीट करते इक्वली बिफोर लॉ, है ना, एवरीवन, जो हर कोई जो है लॉ के सामने बराबर है और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर्टन मैटर्स में, और डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। किसके ग्राउंड पे? रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ पे। इन चीज़ों पे जो है किसी को भी ओनली है, लेकिन रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ है ना, ओनली इनके जो है बेस पे जो है आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको किया जा सकता है। कोई ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, कोई कम पढ़ा हो तो उसको कम, वो अलग बात है। बेस्ड ऑन एजुकेशन आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके नाम पे नहीं है। सब्जेक्टेड टू सर्टन लिमिटेशन। किसी स्टेट में जो है वहाँ के लोकल नागरिक को कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, बाहर से आने वाले को कम दी जाएगी पब्लिक कम एम्प्लॉयमेंट में। प्लेस ऑफ बर्थ पे थोड़ा सा है, ठीक है। 14 to 18 जो है ये कॉर्नर स्टोन है। अब देखो 14 to 18 में देखो दो कंसेप्ट है। एक तो है स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो यहाँ दो चीज़ें आर्टिकल जो 14 में ना, वो दो चीज़ें, ये आर्टिकल 14 है, ठीक है।
आर्टिकल 14 इसमें दो चीज़ें, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है ना, वो हमने लिया था कहाँ से, ब्रिटेन के ओरिजिन है, ब्रिटिश ओरिजिन है, जो क्या करता है कि कोई भी स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल प्रिविलेज जो है किसी के फेवर में नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन एनी पर्सनस फेवर। ठीक है, इक्वल है, सब इक्वल है बिफोर लॉ। अगर इसने एक अमीर ने कत्ल किया उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी, गरीब ने कत्ल किया उसको भी इतनी सज़ा मिलेगी, इसने चोरी की इसको भी इतनी सज़ा मिलेगी, इसने चोरी की इसने भी, सिमिलर प्रोसीजर फॉलो होगा। समझे, आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। दूसरा क्या है कि इक्वल सब्जुकेशन ऑफ ऑल पर्सन इन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, नो पर्सन इज अबव द लॉ, कि जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीट किया जाएगा, किसी को स्पेशल प्रिविलेज दे के नहीं कि इसको दूसरे इसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाए, इसको दूसरे लॉ के नहीं, एक ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है उसके अकॉर्डिंगली ही बिफोर द लॉ दे शुड बी ट्रीटेड, सब्जेक्टेड टू ऑल। ठीक है, ये नहीं कि रिच को जो है रिच पे ये लॉ लागू नहीं होता, पुअर पे ये लॉ लागू नहीं हो, ये लॉ लागू होता है ना, तो वैसा नहीं, इक्वल है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। पहला कंसेप्ट समझ आ गया इक्वलिटी बिफोर लॉ का। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब वो जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इसमें है कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इक्वल सर्कमस्टांस में। अभी मैंने आपको समझाया, बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ, कि इक्वल सर्कमस्टांसेस। देखो ना, इसने चोरी की है ना, एक अमीर ने, ठीक है, अमीर ने चोरी की, गरीब ने भी चोरी की है ना, रिच ने भी चोरी की, पुअर ने भी चोरी की, तो सिमिलर सर्कमस्टांस है चोरी का, है ना, तो क्या है, सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, चोरी की जो सज़ा अगर 2 मंथ है तो दोनों को 2 मंथ दी जाएगी और सिमिलर तरीके से उसको जो है डील किया जाएगा। या फाइन पे करना है तो दोनों को जो है, अगर इसको 30,000 करना है गरीब को, है ना, तो अमीर को भी 30 ही करना पड़ेगा, ये नहीं वो अमीर है उसको 40 करना पड़ेगा। अगर चोरी जितनी की है उतने के हिसाब से उतनी करनी, तो इक्वल सर्कमस्टांस में जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और प्रिविलेजेस भी अगर दिए जाएंगे तो प्रिविलेजेस भी अमीर को भी उतने दिए जाएंगे, गरीब को भी उतने दिए जाएंगे, स्टेट के अकॉर्डिंगली। समझ ले, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल सर्कमस्टांस में बोथ प्रिविलेजेस में भी लाइबिलिटीज में भी इंपोज किए जाएंगे जो लॉ के अकॉर्डिंगली, है ना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ आगे बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली, तो एप्लीकेशन जो है सेम है सभी लोगों के लिए, सिमिलर सिचुएशंस। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं है कि अमीर ने चोरी कर ली 10,000 की तो उस पर अगर पेनल्टी 20,000 है तो उसको अमीर है तो उसको 30,000 देनी पड़ेगी, गरीब है तो उसको 5,000 देनी पड़ेगी 10,000 की चोरी पे। नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट? इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो एक क्या है, कि कौन सा कंसेप्ट है, वो है अमेरिकन कॉन्सेप्ट। अब आते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है। देखो, तीसरी चीज़ समझो, इक्वल प्रोटेक्शन समझ लिया, रूल ऑफ लॉ देखो, तो ये कंसेप्ट जो है ना वो एक ब्रिटिश ज्यूरिडिक्स ने पास किया था, एवी डाइसी ने, है ना। रूल ऑफ लॉ देखो, इसमें 3 एलिमेंट कि अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, कि नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, कि देखो कि कोई भी इंसान को जो है पनिश नहीं किया जाएगा जब तक कि वो किसी कानून को वोलेट नहीं करता है। चुगली करनी जो है वो कोई कानून नहीं है ना, तो कोई स्टेट जो है चुगली करने पे जो है उसको नहीं कर सकता, है ना। विसल ब्लोअर अलग चीज़ है, मैं एक जनरल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। अब मर्डर एक जो है क्राइम है, वो क्या है, कानून को जो है तोड़ने की बात कर रहा है कि मर्डर नहीं होने चाहिए, कानून टूट जाएगा। तो ब्रीच ऑफ लॉ जो है, इसको जो है ये ब्रीच किया लॉ को, तो इसको पनिश किया जाएगा। समझे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल सब्जुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन टू द लॉ ऑफ लैंड, सब जो है लोग जो है लॉ को फॉलो करेंगे। ये मैंने आपको ऊपर बताया, जो प्राइमरी राइट्स है इंडिविजुअल के, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल आर डिफाइंड एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। ठीक है, अब देखो 3 पॉइंट याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू रूल ऑफ लॉ के। ठीक है, कि कंसेप्ट जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो ब्रिटिश कंसेप्ट है वो जो है कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का। इन केस ऑफ इंडियन सिस्टम जो है ना, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो है रूल ऑफ लॉ के वो एप्लीकेबल हैं, लेकिन थर्ड नहीं है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। अब देखो,
यहाँ पे दिया हुआ है अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, ये तो इंडिया में एप्लीकेबल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि सभी लोग जो है इक्वली जो है लॉ की नज़र में देखे जाएंगे, दो इक्वेंटेड है। तीसरा जो है कि प्राइमरी राइट जो इंडिविजुअल के, तो जो ये जो है रूल ऑफ लॉ जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ जो है पार्लियामेंट सुपीरियर है ना। तो ये जो है द प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज ए डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाई कोर्ट रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग ए सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। ये जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट नहीं है, लेकिन इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। ठीक है, क्योंकि इंडिया में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। वहीं ये जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है ये ब्रिटिश से लिया गया था, जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वहां का अनरिटन है। याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्री पावर के एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, दो ही होते हैं यहाँ पे, तीसरा नहीं होता। तीसरा यहाँ पे नहीं होता कि कंसेप्ट, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटिश कंसेप्ट है, वो ब्रिटिश में जो है पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। वहीं इंडिया में जो है पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो इंडिविजुअल राइट्स जो हमारा सोर्स है वो कहाँ से है, इंडिविजुअल राइट्स का, वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया गया कि रूल ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 14 में वो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है हम लोग जो है इसको हटा नहीं सकते रूल ऑफ लॉ को। ठीक है, अगर हटाएंगे तो स्टक डाउन कर दिया जाएगा, वॉइड माना जाएगा। समझ लो ये बात, ठीक है। देखो एक्सेप्शन से कुछ इक्वलिटी में ना, इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 है ना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। कौन कौन सी एक्सेप्शंस है देखो, इसमें एक्सेप्शन ये हैं कि रूल ऑफ जो रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, उसके सर्टन एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि एज द सुप्रीम कोर्ट, एज रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन को। मैं आपको समझाऊंगा क्या, रीजनेबल क्लासिफिकेशन एक पर्सन पे। देखो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन बाय लॉज, होएवर द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्री, आर्टिफिशियल और इन्वेसिव। देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज की जा सकती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एंड गवर्नर ऑफ स्टेट जो है कुछ इम्यूनिटीज़ जो है क्रिमिनल और सिविल केसेस में जो है उनको मिलती है ना। यहाँ तो वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन कुछ लोगों को है ना ड्यू टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द स्टेट है ना, कुछ क्रिमिनल सिविल केसेस में जैसे उनको कुछ ब्लैंक इम्यूनिटीज़ मिलती हैं ना, कि सिविल या जो क्रिमिनल केसेस हैं वो नहीं चलाए जा सकते गवर्नर और प्रेसिडेंट पे है ना। नो पर्सन शैल बी लायबल ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट फॉर पब्लिशन ऑफ ट्रू रिपोर्ट एनी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर। कोई भी पर्सन को लायबल नहीं ठहराया जाएगा, कोई भी रिपोर्ट या पब्लिकेशन को करता है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर या कोर्ट के बारे में है ना, ठीक है, अगर ट्रू है वो। आर्टिकल 105 जो प्रोवाइड करता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लायबल नहीं है, जो भी वो कुछ भी जो है कोर्ट को है ना, कोर्ट को कहने में कुछ भी लायबल नहीं है जो वो पार्लियामेंट में कहता है। तो पार्लियामेंट में जो है इसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, वो कुछ भी कह सकता है ना, किसी भी कमेटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई भी कोर्ट वोट दे रहा है किसी को है ना, उसके लिए आप उसको जो है पार्लियामेंट में कुछ ठहरा नहीं सकते, जो है कोर्ट में जो है उसको जो है बिठा नहीं सकते कि इसने किसी चीज़ का वॉयलेशन किया है। तो एमपीज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एंड असेंबली को जो है सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ इम्यूनिटीज़ दी जाती है। एक और है आर्टिकल 31C जो प्रोवाइड करता है कि लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, स्टेट ने जो लॉ पास किए हैं डीपीएसबी को इम्प्लीमेंट करने के लिए है ना, अगर वो चैलेंज होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने के लिए है ना, तो जो है उसको भी जो है इम्यूनिटी दी गई है कि फंडामेंटल राइट को जो है आप डीपीएसबी को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर आप किसी फंडामेंटल राइट को जो है वॉयलेट कर रहे हो तो भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। ये एक्सेप्शन है इक्वालिटी को जो है, राइट टू इक्वालिटी में है, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन दी जाती है, अफर्मेटिव एक्शन है कि नहीं, है ना, सोशलिज्म को जो है प्रमोट किया जाए है ना, तो दिस काइंड ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री सेट की जाए, चाहे उसमें राइट टू इक्वलिटी ना भी हो, या फिर कुछ फॉरनर्स को जो इम्यूनिटी देता है, एम्बेसडर या डिप्लोमेट को है ना, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से जो है। देखो एक कंट्री के जो है ना कोई डिप्लोमेट दूसरी कंट्री में गया, अगर वो वहाँ को क्राइम भी कर देता है तो उसको ब्लैंक इम्यूनिटी दी जाती है वहाँ की कंट्री में। इंडिया में भी सिमिलर ही है। इंडिया में अगर कोई बाहर से आगे फॉरनर जिसको ब्लैंक, कोई एम्बेसडर या डिप्लोमेट या कोई स्वार्गन है ना, कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ किसी कंट्री का आ जाता है तो उसको इम्यूनिटी दी जाती है इन चीज़ों से, ठीक है, क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स। ये क्या है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है कि नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन है, लेकिन दीज आर सम एक्सेप्शंस टू द आर्टिकल 14, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है।
तो ये आज हमने जो है इतना आर्टिकल 14 तक किया है हमने, ठीक है, आर्टिकल 14 तक, और उसकी कुछ जो है एक्सेप्शंस की है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब मिलते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं आर्टिकल जो है 14 से आगे जो है हम लोग चलेंगे 21 तक, या कहाँ तक चलेंगे, एक मिनट मुझे देखने दो। आर्टिकल 20, ठीक है, आज का आर्टिकल 14 से ले 15 से लेके, सॉरी 15 से लेके हम लोग जो है आर्टिकल जो है 24 तक करेंगे, लेक्चर नंबर जो है सेकंड में, ठीक है। और लेक्चर नंबर जो है थर्ड में जो है हम लोग करेंगे 24 से 32 तक, ठीक है। और इस तरह से हम लोग फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो है सीधा चलेंगे 32 भी नहीं, एक्चुअली 34 तक करेंगे, फिर डीपीएसपी पे चलेंगे। डीपीएसपी में कहाँ से 36 से कहाँ तक है, 51 तक है ना, आई थिंक, हाँ 51 तक डीपीएसपी करेंगे। तो लेक्चर 2 अभी इसमें लगेगा, और लेक्चर 3 जो है, ये 2 लेक्चर्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स में लगेंगे, ठीक है। फिर हम लोग डीपीएसपी में मूव करेंगे, है ना, और ट्राई करेंगे कि डीपीएसपी को हम लोग जो है एक क्लास में जो है ख़त्म करने की कोशिश करें, है ना, एक क्लास में ख़त्म करेंगे, चाहे 1 आवर की क्लास हो जाए या 2 आवर की भी हो जाए, तो भी हम लोग जो है डीपीएसपी को एक क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज तक के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।